यहाँ पे अब हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है कॉलम्स वाला। कॉलम्स जो है बेसिकली हमारे क्या होते हैं, कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं। कॉलम्स होते हैं हमारे कंप्रेशन मेंबर्स, ठीक है। इनका थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्ट्रट से। इनके स्ट्रट्स और कॉलम्स वैसे देखा जाए तो एक ही चीज है, लेकिन अगर इनके ओरिएंटेशन को हम बदल दें तो दोनों अलग अलग हो जाता है। ये चीज है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं वो तुम लोगों को मैं अब यहाँ पे एक आइडिया दे देता हूँ। ये चैप्टर हम प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं प्री में वो थोड़े से कम आते हैं, लेकिन जितने भी आएंगे वो तुम्हारे आईएएस कोड के अकॉर्डिंग ही आएंगे। एक एक क्वेश्चन इसमें कोड के अकॉर्डिंग आता है, उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना मैं बताऊंगा वो सब कुछ प्री में आता है। बाकी बचता है मेंस में। मेंस में क्या होता है, मेंस में आती है डिजाइनिंग। ठीक है, मेंस के लिए यहाँ पे आती है डिजाइनिंग, और डिजाइनिंग में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन वो होता है, अब देखो डिजाइनिंग बेसिकली क्या है कि कॉलम को ही तो डिजाइन करना होगा, वही तो होता है। अभी जो डिजाइनिंग होती है ये दो तरह की डिजाइनिंग हो जाती है। कैसे कि हमें जो है सेक्शन का साइज पता है, सेक्शन साइज हमें पता होगा, और हमें एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा। ये बहुत कॉमन है, यही क्वेश्चन होता है। दूसरा, हमें सेक्शन साइज भी नहीं पता है, मतलब यहाँ पे तो सेक्शन साइज पता था, एरिया ऑफ स्टील जो है नहीं पता, तो हमें ये कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना था। लेकिन इस केस में क्या होगा, सेकंड वाले में, कि हमें सेक्शन साइज भी नहीं पता है और एरिया एरिया ऑफ स्टील भी नहीं पता, ये दोनों ही निकालना है। तो मेंस में ये दो दो ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो ये भी हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे, और प्री के भी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। करेंगे हम प्री के भी क्वेश्चन। तो अभी देखो, तो कॉलम्स हमारा सबसे पहले क्या है, द कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, कॉलम क्या है, हमारा कंप्रेशन मेंबर है। अब इसका डिफरेंस स्ट्रट से कैसे होता है, देखो अगर कम इसको हम क्या कर दें, वर्टिकल कर दें, यानी कि एक ऐसा मेंबर है जिसपे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इस तरीके से फोर्स लगेगा, और अगर वो वर्टिकली इंक्लाइंड है तो वो क्या होगा, कॉलम होगा। और वही मेंबर अगर मेरा हॉरिजॉन्टली इंक्लाइंड है तब उस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो वो स्ट्रट कहलाएगा। ठीक है, ये चीज है। ये है, ये हमने सॉम में बेसिकली क्लियर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, कॉलम क्या होता है हमारा, वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर, एग्जांपल है हमारा बिल्डिंग। स्ट्रट, इंक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर, एग्जांपल हमारे ब्रिजेस या फिर, ठीक है ये है। देखो, तो यहाँ पे अफेक्टिव लेंथ, देखो अगर मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। कॉलम क्या होता है, कॉलम वो होता है जिसकी अफेक्टिव लेंथ उसके लीस्ट लेटरल डायमेंशन से 3 गुना ज्यादा होती है, मतलब उसका जो भी लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा उसके 3 गुना से ज्यादा होगा, वो आपका क्या होगा, कॉलम होगा या फिर स्ट्रट होगा। ये चीज होगी। तो ये आपकी एल इफेक्टिव, वो आपके ज्यादा है किससे, लीस्ट लेटरल डायमेंशन से, 3 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम हो जाएगा। अब अगर उल्टा हो जाए, यानी कि जो आपका एल इफेक्टिव है वो आपके 3 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन से अगर कम हो जाए, तो फिर वो क्या चीज बन जाएगी, वो होगा तो कंप्रेशन मेंबर ही, लेकिन वो क्या कहलाएगा, वो आपका पेडेस्टल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पेडेस्टल। भी पेडेस्टल क्या होता है, ये होता है पेडेस्टल। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ड्राइंग बना रखी है, ये पेडेस्टल होता है। ये आपके यहाँ पे फुटिंग, ये देन उसके बाद में पेडेस्टल। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूँ, देखो यहाँ पे कॉलम है और ये हमारा पेडेस्टल है। इसमें छोटा सा एक इशू है, ये थोड़ा उल्टा हो गया, रुको इसको क्लियर कर लेते हैं। ये फुटिंग नहीं है, फुटिंग यहाँ है नीचे वाला, और पेडेस्टल जो है वो ये है ऊपर। ठीक है, पेडेस्टल वो होता है बेसिकली इस पर पैर रखते हो, फुटिंग अंडरग्राउंड होती है। तो ये उल्टा लिखे गए हैं। चलो अब यहाँ पे देख लो, कॉलम और पेडेस्टल, इसमें क्या रिलेशन है, यहाँ पे एक एंगल बनता है, देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल होता है टेन अल्फा। इसका एक रिलेशन है यहाँ पे टेन अल्फा। टेन अल्फा जो है आपका, वो कम नहीं होना चाहिए किससे, 0.9 अंडर रूट में 100 क्यू नॉट अपॉन एफ सी के प्लस 1 से, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है वो देख लो, ये जो एफ सी के आप देख रहे हो, ये तो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये क्यू नॉट क्या है, ये जो क्यू नॉट है ये आपकी बियरिंग कैपेसिटी है सॉइल की, ये आपकी बियरिंग कैपेसिटी है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये चीज है। ठीक है, चलो अब आगे देख लो। तो अभी तक हमने इतना समझ लिया। अब यहाँ पे ये जो आप चीज देख रहे हो कि कॉलम में मिनिमम परसेंटेज जो स्टील की होती है वो 0.8% होती है, पेडेस्टल में मिनिमम परसेंटेज जो स्टील की होती है वो होती है 0.15%। अब ये क्या चीज है, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे,
ये बेसिकली आपका लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट की बात करता है, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट होता है उसकी बात करता है। अब यहाँ ये शब्द बहुत कंफ्यूजन करता है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट क्या है, टाइज क्या है, या फिर लेटरल एनफोर्समेंट क्या है। तो अब यहीं पे इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। पहले मैं यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ। ये एक मैंने यहाँ पे अभी कॉलम ड्रॉ किया, ये समझ समझ लो ये एक कॉलम है तुम्हारा, ठीक है। ये अभी तुम इसको सामने से देख रहे हो तो ये ऐसा है कॉलम, इसको जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से गोल दिख रहा होगा, ये भी गोल कॉलम। तो यहाँ पे बेसिकली अब देखो मैं इसमें रिइंफोर्समेंट डाल देता हूँ। अब यहाँ पे रिइंफोर्समेंट डालता हूँ तो यहाँ इस कॉलम के अंदर ये जो मैं अभी रेड लाइंस बना रहा हूँ ये रिइंफोर्समेंट समझो। एक रिइंफोर्समेंट ये हो गई रेड वाली जो मैंने अभी बनाई है जस्ट, यानी कि रेड वाली रिइंफोर्समेंट तुम लोगों को कहाँ दिख रही है, सपोज करो कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये तुम्हारी रिइंफोर्समेंट है। ये तुम्हारा रिइंफोर्समेंट है, जो रेड वाली है ये है तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, यानी कि जो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट होती है वो तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, ये चीज है। अब इसमें लेटरल इन्फोर्समेंट क्या होता है, वो लेटरल वर्ड क्या था, लेटरल इन्फोर्समेंट इस तरीके से जो डाली जाती है यहाँ पे, इस तरीके से एकदम गोल गोल इन्फोर्समेंट होगी, इस तरीके से गोल इन्फोर्समेंट डाली जाती है, ये हमारी लेटरल इन्फोर्समेंट होती है। ये रही लेटरल इन्फोर्समेंट। ये लेटरल इन्फोर्समेंट होता है, और इन लेटरल इन्फोर्समेंट को हम टाइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइज भी बोलते हैं इनको, टाइज भी बोला जाता है, लेटरल टाइज इस तरीके से बोला जाता है। तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट की बात कर रहा है, और जो लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट होता है यही आपकी मेन रेनफोर्समेंट होती है, ये है आपकी मेन रेनफोर्समेंट, मतलब ये मेन रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो कॉलम में जो हमें मिनिमम रेनफोर्समेंट देना है, लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट की बात कर रहा हूँ, वो 0.8% देना है। किसका 0.8%, ग्रॉस एरिया का, ऑफ ग्रॉस एरिया, ऑफ ग्रॉस एरिया, ये चीज है। ऐसे यहाँ पे नीचे भी है, ये ग्रॉस एरिया का। अब स्लेंडरनेस रेशो देखो, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये स्लेंडरनेस रेशो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्री में तो बिकॉज डायरेक्टली पूछेगा, वैल्यूज पूछ लेगा स्लेंडरनेस रेशो, लेकिन मेंस में क्या पूछेगा, मेंस में आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेगा। जब आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको स्लेंडरनेस रेशो हर जगह निकालना पड़ेगा, बिना स्लेंडरनेस रेशो निकाले क्वेश्चन कभी सॉल्व भी नहीं होगा आपका, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पे देखो अब आगे, तो स्लेंडरनेस रेशो लैम्डा से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है यहाँ पर आपका स्लेंडरनेस रेशो का, लैम्डा इक्वल्स टू एल इफेक्टिव अपॉन एल एल डी, लैम्डा इक्वल्स टू एल इफेक्टिव अपॉन एल एल डी। एल इफेक्टिव आपका इफेक्टिव लेंथ है कॉलम का, एल एल डी क्या है, ये आपका डायमेंशन होता है बेसिकली। ये इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ये होता है। अब ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है, देखो यहाँ पे लेटरल वर्ड क्या चीज है, ये लेटरल वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। जिन्होंने सॉम के लेक्चर्स किए हुए हैं उन लोगों को लेटरल वर्ड तो क्लियर होगा बिल्कुल। देखो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मैं लेंथ बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। चलो ये भी मैं एक यहाँ पे शेप बना रहा हूँ, और मैं लेटरल वर्ड तुम लोगों को अभी क्लियर करूंगा जिनको नहीं आता। तो ये तो तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल बेसिकली क्या होता है, लॉन्गर एक्सिस वाला जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल है। ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ये है ट्रांसवर्स। ये हमेशा लॉन्गिट्यूडनल के जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स। ये बेसिकली अभी मैं एक्सिस की बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये तुम्हारा ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। अब समझो जरा यहाँ पे, यहाँ होता क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस लेटरल एक्सिस होता है,
ठीक है। ऐसे ही ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो लेटरल एक्सिस होता है, मतलब ये एक तरीके से वाइस वर्सा होता है। ठीक है, समझे बात? क्या सभी को समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बताया? यस सर। ठीक है, ये चीज है। अब देखो, तो यहाँ पे ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? लेटरल डायमेंशन तो जस्ट अभी हमने समझा, लेटरल डायमेंशन यानी कि कौन से होंगे भैया? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट सपोज करो ये डी आपकी यहाँ पे लेंथ हो जाएगी, चलो इसको मैं एल कह देता हूँ। और अगर मैं ट्रांसवर्स के अकॉर्डिंग बात करूँ तो चलो मैं इसको यहाँ पे डी कहता हूँ। तो ये आपके दो यहाँ पे लेटरल डायमेंशन हो गए। लीस्ट लेटरल डायमेंशन होने का क्या मतलब? लीस्ट लेटरल डायमेंशन होने का मतलब कौन सा सबसे छोटा है, डी है या फिर एल है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो अब सर्कुलर में देखो, कॉलम है यहाँ पे, ये सर्कुलर कॉलम है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, बिकॉज कॉलम्स के दो शेप होते हैं। कैसे शेप्स होते हैं? एक कॉलम ऐसा होगा यहाँ पे, ये आपका रेक्टेंगुलर कॉलम होगा, और एक ये आपका सर्कुलर कॉलम होगा। कॉलम्स के जो शेप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉलम, एक सर्कुलर कॉलम। तो यहाँ पे सर्कुलर कॉलम में आपका डायमीटर होता है, ठीक है, और वो फिक्स रहता है, डायमीटर होता है। लेकिन रेक्टेंगुलर कॉलम में कुछ भी हो सकता है, उसकी विड्थ भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है, ये चीज है, उसकी विड्थ भी हो सकती है एंड डेप्थ भी हो सकती है। ठीक है, ये तो इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है आपके रेक्टेंगल में, लैम्डा इक्वल्स टू एल इफेक्टिव अपॉन में बी और डी, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्मूला होता है। इसको हमने समझ लिया। अब आगे देखो, अब एक डेफिनेशन जो एग्जाम में प्री में सबसे ज्यादा आती है, देखो ये जो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, ये प्री का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे, अब वो आपसे पूछेगा कि शॉर्ट कॉलम क्या है, क्या होता है शॉर्ट कॉलम। तो यहाँ पे आपका एल इफेक्टिव अपॉन बी और डी, ये जो रेशो है, अगर ये 12 से कम हो जाए, यानी कि आपका जो सिलेंडरनेस रेशो है, बेसिकली सिलेंडरनेस रेशो ही तो है ये, अगर सिलेंडरनेस रेशो आपका 12 से कम हो जाता है तो वो शॉर्ट कॉलम कहलाता है। ठीक है, सब लोगों को क्या ये दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, रीडेबल है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक, चलो, तो ये हमारा क्या है, शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्या हमारा दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए ये कंडीशन, यानी कि बी को भी और डी को भी हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज रखेंगे। बी को भी रख के चेक करेंगे, मतलब पहली कंडीशन हम ऐसे निकालेंगे, एल इफेक्टिव अपॉन बी, चेक करेंगे इफ इट इज स्मॉलर देन 12 है कि नहीं है, ये चेक करना है। फिर दूसरा हम किससे चेक करेंगे, अपनी डेप्थ से चेक करेंगे, स्मॉलर देन 12 है कि नहीं है, दोनों को हमें चेक करना। जब हम दोनों को चेक कर लेंगे और दोनों से क्लियर हो जाएगा कि हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ही वो शॉर्ट कॉलम है। अगर इनमें से किसी एक ने भी फेल कर दिया, यानी कि ये जो कंडीशन हमारी है लेस देन 12 होने वाली, अगर किसी एक ने भी फेल कर दिया तो वो शॉर्ट कॉलम नहीं होगा, वो आपका लॉन्ग कॉलम बन जाएगा। ठीक है, कोई एक भी अगर इस कंडीशन को फेल कर जाए, यानी कि बी फेल कर जाए या फिर डी फेल कर जाए, वो आपका लॉन्ग कॉलम बना देगा, वो आपका लॉन्ग कॉलम होता है। अब यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे आपका कॉलम है ये रहा सामने। इस कॉलम में आपके दो एक्सिस होते हैं, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। सॉम वाला कॉन्सेप्ट है। मेजर एक्सिस क्यों कहते हैं, माइनर एक्सिस क्यों कहते हैं? देखो, ये जो आपका एक्स एक्स एक्सिस होता है, ये आपका यहाँ पे एक्स एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्स एक्सिस ही आपका क्या है, मेजर एक्सिस है। रीजन, बिकॉज आई एक्सिस यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस इज लार्जर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक्स एक्सिस के अबाउट ज्यादा होता है कंपैरिजन टू वाई वाई एक्सिस। तो यहाँ पे इसीलिए इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा? ठीक है, यहाँ पे मैंने वही रीजन दिया हुआ है, सिंस डी इज ग्रेटर देन बी ऑलवेज इन कॉलम, तो यहाँ पे आई एक्सेस आई वाई वाई से ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए कहलाता है हमारा मेजर एक्सेस और ये कहलाता है माइनर एक्सेस। ये चीज है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट है, कॉलम आर ऑलवेज फेलियर अलोंग, या फिर यहाँ पे करो थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कॉलम ऑलवेज फेल अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ये चीज है। क्योंकि हमारा आई वाई वाई क्या है, माइनर एक्सेस है, तो यहाँ पे आई वाई वाई की वैल्यू सिंस कम है ना, देखो यहाँ पे ये जो हमारा कॉलम है इस तरीके से, इस कॉलम में आई वाई वाई के अबाउट, मतलब वाई वाई के अबाउट जो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, ये रहा आपका वाई वाई, तो यहाँ पे जो आपकी आई वाई वाई की वैल्यू है वो काफी कम है, वो लो होती है, कम है। तो यहाँ पे फेलियर जो होता है इसी वजह से वाई एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के अबाउट होता है, यही रीजन है। अब यहाँ पे आगे देखो कुछ चीजें। अब ये जो चीज आपके सामने है फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्री में क्वेश्चन आते हैं इसके, और मेंस में तो हमें सॉल्यूशन करना ही होता है, तो मेंस में तो ये आएगा ही। तो अब यहाँ पे कंडीशन समझते हैं। सबसे पहले आपकी एंड कंडीशंस है, देन यहाँ पे ये सिंबल जो लिखा है ये तो रिप्रेजेंटेशन है कि कैसा दिखता है। ये जो चीजें आप देख रहे हो यहाँ पे ये सब रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे एक वैल्यू आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक आपकी रिकमेंडेड वैल्यू है। ये दो वैल्यूज होती है, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये आपकी रिकमेंडेड वैल्यू है। आपने सॉम में बेसिकली जो कॉलम्स वाला चैप्टर आया था, उस कॉलम्स वाले चैप्टर में जो आपने एंड कंडीशन पढ़ी हुई है, जो आपका कॉलम वाला चैप्टर था उसमें आपने एंड कंडीशंस पढ़ रखी है सभी ने। तो वो जो एंड कंडीशंस हैं वो ही यहाँ पे आई हैं, वही यहाँ पे है, सबके सब ये कंडीशंस वही हैं। बस वहां पे क्या था कि वहां पे उतना डिटेल में नहीं था, यहाँ पे और डिटेल में आया। देख लो पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है ये। कॉलम के बारे में कह रहा है कि कॉलम आपका अफेक्टिवली हेल्ड है पोजीशन में, अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन इन बोथ एंड्स। ये कह रहा है। क्या ये लैंग्वेज जो यहाँ पे लिखी है, जो यहाँ पे लिखा गया है, क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि कॉलम इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कॉलम है, आप यहाँ पे देखो, मैं कॉलम बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका ये कॉलम है ऐसे, ये कह रहा है कि जो आपका कॉलम है वो यहाँ पे इफेक्टिवली बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा गया है, यहाँ पे दोनों एंड्स पे बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है, यानी कि हिलेगा डुलेगा नहीं। और आगे क्या कह रहा है, एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स, यानी कि दोनों एंड्स पे, यहाँ ये वाले एंड पे भी और यहाँ ये वाले एंड पे भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज क्या है, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे थियोरेटिकल वैल्यू क्या होती है 0.5L, और यहाँ पे रिकमेंडेड वैल्यू क्या होती है 0.65L। ये दोनों वैल्यूज आपको याद करनी है। आपने सॉम में कौन सी वैल्यूज पढ़ी हुई है? आपने सॉम में थियोरेटिकल वैल्यूज पढ़ी है। ये चीज आपने सॉम में थियोरेटिकल वैल्यूज पढ़ी है, यहाँ पे आपको रिकमेंडेड वैल्यूज को भी पढ़ना है। ये है जो आप क्वेश्चंस करोगे मेंस एग्जाम में, वो आप अपनी रिकमेंडेड वैल्यू से करोगे। शुड बी सॉल्व्ड बाय रिकमेंडेड वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे थ्योरेटिकल से भी कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड से करो। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लो। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। आप लोगों को रटना है इसको, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से रटना, स्मार्ट वर्क करना है। देखो यहाँ पे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। पहली वैल्यू 0.5L, फिर 0.7L, फिर 1L, फिर 1L, सारी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। तो किस कंडीशन में कैसे बढ़ रही है वो देखो, समझो जरा। यहाँ पे अभी यहाँ पे दोनों एंड फिक्स्ड है, ये आप जो देख रहे हो ये फिक्स होने का निशान है, दोनों एंड फिक्स्ड है। यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे कह रहा है कि इफेक्टिवली हेल्ड ए पोजीशन में, यानी कि फिक्स्ड है। लेकिन जो आपका एक एंड है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। तो यहाँ पे जो आपका रोटेशन रोक रखा है वो सिर्फ एक एंड पे रोक रखा है, यहाँ पे रोक रखा है, यानी कि दूसरे एंड पे यहाँ पे देखो ये रोटेट कर सकता है, घूम सकता है थोड़ा सा, समझ गए, घूम सकता है। लेकिन इधर या फिर इधर या फिर थोड़ा सा उस साइड में या फिर इस साइड में नहीं हो सकता, इधर उधर नहीं हो सकता। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है जो मैं कंडीशन समझा रहा हूँ? बताओ, क्या सभी को समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, इधर गरिमा, निशांत, गौतम। आ रही है सर सर। इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन का मतलब बता दीजिए सर। हेड इन पोजीशन का मतलब है कि पोजीशन में उसको होल्ड किया हुआ है, हिलेगा नहीं, पकड़ के रखा हुआ है। सर ये, सपोर्ट पे। हाँ सपोर्ट पे। सपोर्ट से तो पकड़ेंगे भैया, पकड़ने का क्या मतलब है, आपने उसको आपने जब कंस्ट्रक्शन किया तो फिक्स सपोर्ट दिया हुआ ना, ये आपका फिक्स सपोर्ट है। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट पे हिलता थोड़ी है, आपने इस तरह का सपोर्ट दिया हुआ है कि वो हिल डुल नहीं रहा है। ये है कहने का मतलब है, ठीक है। जी सर। हाँ, जी सर। चलो अभी देखो यहाँ पे, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स। दोनों एंड्स पे इफेक्टिवली हेल्ड किया हुआ है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन दोनों एंड्स पे ही रिस्ट्रेंट नहीं है, यानी कि दोनों एंड्स पे रोटेशन हो सकता है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट सॉरी 1L वैल्यू हो जाती है, यहाँ पे 1L वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट देखो, अब नीचे आपका नेक्स्ट ये रहा, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन।
पोजीशन पे हेल्ड है लेकिन एक ही एंड पे हेल्ड है, और रिस्ट्रेंड भी है रोटेशन में एक ही एंड पे, यानी कि यहाँ पे हेल्ड है, पकड़ के रखा हुआ है, और रोटेशन भी नहीं होगा। आगे देखो, और दूसरे एंड पे रिस्ट्रेंड है रोटेशन पे, यानी कि रोटेट नहीं करेगा, है ना, एंड एट द अदर एंड अदर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि यहाँ पे ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन पोजीशन में हेल्ड नहीं, यानी कि इधर उधर हो सकता है। देखो ये हो रहा है, तो यहाँ पे 1L वैल्यू है, यहाँ पे 1.2L वैल्यू है। अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारा अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, पोजीशन में हेल्ड किया हुआ है, एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, यानी कि इस एंड पे इसको पोजीशन पे रोक रखा है, यानी कि ये इधर उधर नहीं होगा, लेकिन इसका रोटेशन हो जाएगा, ये चीज कह रहा है। एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, अच्छा सॉरी, effectively held in position and restrained against rotation at one end। हाँ, रोटेशन भी नहीं होगा यहाँ पे, रोटेशन भी नहीं। चलो अब आगे देखो, एंड अदर एंड पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि ये जो दूसरा वाला एंड है ये कुछ कुछ इसने रोक रखा है रोटेशन में, पूरी तरीके से नहीं रोक रखा, कुछ कुछ रोक रखा है, और पोजीशन में भी हेल्ड नहीं किया हुआ है, यानी कि पोजीशन में भी नहीं है, यानी कि ये इधर उधर भी हो सकता है और हल्का फुल्का रोटेट भी हो सकता है, ये कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 1.5 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यूज देखो नीचे, अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, मतलब आपने एक एंड पे उसको अफेक्टिवली हेल्ड किया हुआ है, पकड़ रखा है, एंड नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि रोटेशन होगा वहां पे, देखो यहाँ पे रोटेशन होगा, ये देख रहे हो ना, भेज दिया हुआ रोटेशन होगा, और दूसरे एंड पे ये देखो, एंड अदर एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि दूसरा एंड जो है ये रोटेशन में रोक रखा है, लेकिन पोजीशन में हेल्ड नहीं किया हुआ, यानी कि ये क्या है, इधर उधर हो सकता है, ये चीज कह रहा है। यहाँ पर 12 वैल्यू होती है। ऐसी फिर ये नेक्स्ट है, अफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, यानी कि यहाँ पे क्या है, पोजीशन में भी रोक रखा है हमने और रोटेशन में भी हमने रोक रखा है इसको, लेकिन जो दूसरा एंड है, एंड द अदर एंड, उसको हमने ना पोजीशन में हमने हेल्ड कर रखा है, यानी कि पोजीशन भी वो इधर उधर हो सकता है और रोटेट भी कर सकता है, तो यहाँ पे 12 वैल्यू आ जाती है, ये है। तो ये चीज आपको याद करनी है, जहां पे ये जो एल वेल दिया हुआ है, ये एल क्या है, ये आपका अनसपोर्टेड लेंथ है कॉलम, क्या अनसपोर्टेड लेंथ। अब ये अनसपोर्टेड लेंथ कैसे निकालते हैं, वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। अब ये आपके सामने प्लान है, देखो प्लान है, ये व्यू है, प्लान व्यू है, ये प्लेन व्यू, तो यहाँ पे आपका ये कॉलम और ये आपकी बीम, आपको जो अपना ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एल एक्स नॉट एल वाई नॉट, ये है क्लियर हाइट बिटवीन बीम स्लैब, बीम और स्लैब के में है ये, ठीक है। मतलब यहाँ से सेंटर से लोगे, सेंटर से आप लोगे तो एक तो हो जाता है एल वाई नॉट, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लोगे तो एल एक्स नॉट हो जाता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हो तो वो एल वाई नॉट हो जाता है, ये है। ऐसे यहाँ पे देखो, ये एल एक्स नॉट और ये एल वाई नॉट बेसिकली है क्या, ये देखो ये आपके साथ, यहाँ पे जो एल एक्स नॉट लिखा हुआ है ये भी यहाँ से आएगा, इस जगह से, यहाँ से, ये, ठीक है। इसको देखो, इस तरीके से हम वैल्यूज लेते हैं। अब आगे देखो, अब ये जो चीज आ रही है ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्री में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब ये है रेनफोर्समेंट इन कॉलम, कॉलम में रेनफोर्समेंट, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट कितने देते हैं, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हम कितने देते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कॉलम में जो हम मिनिमम रेनफोर्समेंट देते हैं वो 0.8% लेते हैं, ये जस्ट हमने अभी सबसे पहले पेज में पढ़ा था, मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया था, ये देखो यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, मिनिमम जो हम देते हैं वो 0.8%, और जो मिनिमम हम पेडेस्टल में देते हैं वो होता है 0.15%, वही चीज यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे 0.8% हो गया ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया का, ऐसे ये हो जाता है पेडेस्टल में 0.15% हो जाता है, ठीक है, ग्रॉस एरिया। अगर मैं मैक्सिमम एरिया की बात करूं तो 4% होता है और 6% होता है, ये दोनों के लिए सेम है, यानी कि कॉलम में और पेडेस्टल में दोनों में सेम समझो इसको। कब, क्या रीजन है यहाँ पे, 4% कब दोगे, जब बार्स आपकी लैप्ड होंगी, लैप्ड यानी कि वही लैपिंग वाला जिक्र हो रहा है यहाँ पे, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लैपिंग वाला, वही। अगर बार्स आपकी लैप्ड हो चुकी है तो 4%, लैप्ड नहीं हुई है तो फिर 6%, ये मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखो, मिनिमम जो हम डायम यूज करते हैं बार का कॉलम में, वो 12 mm यूज करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो जिक्र अभी चल रहा है, जो चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये मेन रेनफोर्समेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये पढ़ रहे हैं हम मेन रेनफोर्समेंट के लिए, या फिर कह सकते हैं
लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के लिए हम पढ़ रहे हैं, इसको याद रखो। ये हम अपनी मेन रेनफोर्समेंट या फिर लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट के लिए पढ़ रहे हैं। अभी लेटरल के लिए अभी नहीं आया, लेटरल के लिए भी आगे आएगा। तो यहाँ पे मिनिमम डायमीटर हम कितना यूज करेंगे, 12 mm यूज करेंगे। और मिनिमम नंबर ऑफ बार्स की हम बात करें अगर रेनफोर्समेंट की, तो वो रेक्टेंगुलर सेक्शन में, रेक्टेंगुलर कॉलम में 4 होंगी और सर्कुलर में 6 होंगी। तो ये कैसे है, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये समझो। ये है आपका रेक्टेंगुलर कॉलम और यहाँ है आपका सर्कुलर कॉलम। ये रेक्टेंगुलर कॉलम है और ये आपका सर्कुलर कॉलम। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ रेनफोर्समेंट देखो, एक रेनफोर्समेंट यहाँ पे देते हैं हम, दूसरे कलर देते हैं, यहाँ पे देते हैं एक रेनफोर्समेंट, ये जो आपके सामने दिया मैंने अभी, एक यहाँ दोगे इस एंड पे, एक यहाँ दोगे इस एंड पे, एक यहाँ दोगे इस एंड पे। तो रेक्टेंगुलर में इसीलिए कितनी होती है, मिनिमम 4 रेनफोर्समेंट दी जाती है। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो देखा भी होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे। सर्कुलर में मेन रेनफोर्समेंट मिनिमम जो है वो 6 दी जाती है। ये देखो यहाँ पे 6 है। ये है इसका कहने का मतलब। आई होप अब सभी को समझ में आ गया हो मिनिमम से क्या मतलब है इसका कहने का। अगर चाहो तो इसको और मैं थोड़ा सा दिखा सकता हूँ, लाइक ये इस तरीके से है कुछ, मैं यहाँ पे इस तरीके से बात कर रहा हूँ, ये 3D में मैंने बना दिया। तो जो आपका रेनफोर्समेंट है वो इस तरीके से जा रहा है यहाँ पे, ये रेनफोर्समेंट इस तरीके से, जैसे ये रेनफोर्समेंट आपका यहाँ पे, ये नीचे वाला रेनफोर्समेंट आपका ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से। ये है यहाँ पे मेरा कहने का। अगर मैं मैक्सिमम स्पेसिंग की बात करूँ लॉन्गिट्यूडनल बार्स की, तो वो 300 mm होती है मैक्सिमम स्पेसिंग, यानी कि मैक्सिमम स्पेस आप कितना दे सकते हो, वो होता है 300 mm, यानी कि 300 mm से ज्यादा आप नहीं दे सकते। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है और ऐसे ही यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, ये ज्यादा नहीं हो सकता है, ये ज्यादा नहीं हो सकता है कितने से, 300 mm से। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे भी ये 300 mm से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंडीशन।